Friends, today I will talk on a very fundamental topic of genetics, that is genotype and phenotype. Here you can see genotype and phenotype. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन इसका समझ लें, फिर किसको कहते हैं और दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में हम बात करेंगे। जीनोटाइप is the genetic makeup of an organism. Genetic makeup means किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं, उस कंपोजिशन को हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। जैसे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं सब में क्रोमोसोम्स होंगे, उन ये क्रोमोसोम्स जैसा आपको पता है कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, उन क्रोमोसोम्स में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे। सपोज कि कोई ए जीन है, कोई बी जीन है, कोई सी जीन है, कोई डी जीन है। तो इस तरीके से जितना जो भी जेनेटिक कंपोजिशन होगा ओवरऑल सारे क्रोमोसोम्स को मिला करके उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जबकि फेनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मींस ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसका शेप, साइज, लेंथ, वेट, ऐसा कुछ नहीं है। यह भी है प्लस फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी हैं। जैसे मेंडल ने लिया कि टाल प्लांट और डार्क प्लांट, मीन्स कोई प्लांट यदि टाल है लगभग वो 6 फीट का होगा, 6 फीट का होता है, और कोई प्लांट डार्क है तो वो 1 से 2 फीट का होगा। तो ये तो एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से सीड्स कुछ येलो होती हैं, कुछ गार्डन पी की सीड्स ग्रीन होती हैं। इसी तरीके से कुछ राउंड होते हैं, कुछ रिंकल्ड होते हैं। ऐसे ही फ्लावर कलर्स में है। तो ये एक्सटर्नली जो दिखाई देता है उसको तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस। लेकिन फेनोटाइप सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस पे नहीं डिपेंडेंट है, बल्कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी बहुत सारे एसोसिएटेड होते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया का। इसमें एक पर्टिकुलर म्यूटेशन हो जाने की वजह से पूरा का पूरा शेप रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का बदल जाता है, जिसको कि आप वैसे एक्सटर्नली नेकेड आई से आप देख नहीं सकते। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल है ब्लड ग्रुप्स का। किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का ब्लड ग्रुप बी होगा, किसी का ए बी हो सकता है और किसी का ओ हो सकता है। अब ये ब्लड ग्रुप्स बाहर से तो दिखाई नहीं देते हैं। ये ब्लड ग्रुप किस बात पे डिपेंड करते हैं कि एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है। इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा तो इसमें बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, इसमें दोनों ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, और इसमें कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी दिस इज ए फेनोटिपिक कैरेक्टर, जिसकी वजह से किसी ब्लड ग्रुप को हम ए में डिवाइड करते हैं, किसी को हम बी में ग्रुप करते हैं, किसी को ए बी में और किसी को ओ में। ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम्स हैं। वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। यदि इस पर्टिकुलर एंजाइम का वो जीन एब्सेंट होगा तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है। ऐसे ही हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स किसी जीन की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं, और यदि हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो उस तरीके की एबनॉर्मलिटी होगी। तो ये फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में जैसे आपको बताया हाइट, कलर, डिफरेंट तरीके के। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जैसे ये चीजें आपको बताई, कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें फेनोटाइप में आई।
और जीनोटाइप में ये जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और उस पे कौन, उन क्रोमोसोम्स पे कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मीन सेल के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है। फेनोटाइप उसकी बॉडी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी बॉडी फिजियोलॉजी कैसी है, उसको हम बोलते हैं फेनोटाइप। अब दोनों में अंतर क्या है, जीनोटाइप और फेनोटाइप। उसके पहले हम समझ लें कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जीनोटाइप को और फेनोटाइप को। जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंस से यदि हम करेंगे तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। जीनोटाइप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं उसका। जैसे प्लांट की हाइट, मेंडल ने लिया कि गार्डन पी के कुछ प्लांट्स लंबे होते हैं जिनको टॉल कहेंगे, और कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, बौने होते हैं, जिनकी हाइट 1 से 2 फीट होती है, उसको हम डार्क बोलेंगे। तो टॉल को यदि टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो जो कैरेक्टर मेंडल को डोमिनेंट दिखाई दिया उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कैरेक्टर मेंडल को डॉर्फ रेसेसिव दिखाई दिया उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टाल प्लांट डोमिनेंट था तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो रेसेसिव एलील है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको पता है कि हर एनिमल में, हर ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड डबल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में। तो इसलिए हम 2 बार लिखेंगे कैपिटल टी। इसी तरीके से यदि प्लांट डार्क है तो स्मॉल टी 2 बार लिखेंगे। अब इसमें एक तीसरी कंडीशन होती है कि जब इन दोनों को हम हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो हमको F1 जनरेशन में एक पेरेंट से कैपिटल टी जीन मिलेगा और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी जीन मिलेगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीन कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। तो इस तरीके से हम जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। जबकि फेनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए हम उस कैरेक्टर को, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखते हैं। जैसे इस कंडीशन में प्लांट क्या हुआ, टॉल हुआ, तो हम इसको टॉल लिख देंगे। इस कंडीशन में प्लांट क्या हुआ, छोटा हुआ, 1 से 2 फीट का हुआ, तो हम इसको लिखेंगे डॉर्फ। इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जिसमें कि एक कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है और एक स्मॉल टी जीन प्रेजेंट है, तो ये चूंकि डोमिनेंट है कैपिटल टी, टॉलनेस डॉर्फ कैरेक्टर पे डोमिनेंट है, इसलिए यहां पर फेनोटिपिकली ये प्लांट भी टॉल होगा। तो फेनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम लिख देते हैं, और जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स का यूज करते हैं। यदि वो कैरेक्टर डोमिनेंट है तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, यदि वो कैरेक्टर रेसेसिव है तो हम उसको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही जीन का लिख देंगे आप। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द जीनोटाइप एंड फेनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कि F2 जनरेशन में इसका रेशियो क्या होगा, इस जीनोटाइप का, फेनोटाइप का। यदि इसको और इसको हम क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन का जो रेशियो आता है जीनोटाइप में, दिस इज जीनोटाइप, दिस इज फेनोटाइप, F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है, जीनोटाइपिक रेशियो तो आपको मिलता है 1:2:1।
मीन्स दो एक प्लांट ऐसा होगा विच विल बी कैरी बोथ द डोमिनेंट जीन्स, दो प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें कि एक डोमिनेंट जीन होगा और एक रेसेसिव जीन होगा, ये कंडीशन आएगी। एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें कि दोनों ही होमोजाइगस स्मॉलनेस के लिए जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से 1:2:1 दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो। जबकि फेनोटाइपिक रेशियो जब आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि F2 जनरेशन में 3:1 होता है। 3:1 क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लांट टाल हुआ, चूंकि सिंपल डोमिनेंस रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, इसलिए ये वाला भी प्लांट टाल होगा और ये वाला भी प्लांट टाल होगा। तो 1 2 3 प्लांट्स टाल हो गए, तो ये 3 हो गए। और केवल एक ही प्लांट चार में से वो डार्फ होगा, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में ही ये डार्फ कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये 1 हो गया। तो जीनोटाइप में 1:2:1 रेशियो F2 जनरेशन में होगा, जबकि फेनोटाइप में केवल 3:1 रेशियो ये दिखाई पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होगा जीनोटाइप और फेनोटाइप, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जीनोटाइप के कंडीशन में, जीनोटाइप में यदि कोई इन्वायरमेंट इंपैक्ट क्रिएट करेगा तो उस फिनोमेनन को बोलते हैं हम म्यूटेशन। इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। जैसे आपको एग्जांपल दिया था सिकल सेल एनीमिया का, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होगा उसका शेप आपको पता है कि ओवल होता है, और यदि किसी इंडिविजुअल में म्यूटेंट जीन पहुंचता है या एनवायरनमेंट की वजह से म्यूटेशन होता है तो उसके हीमोग्लोबिन का शेप हंसुए के प्रकार का हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे इंडिविजुअल जब दौड़ते हैं तो वो कांपने लगते हैं, क्योंकि उनको एम्पल अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उनके काफी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लो हो जाते हैं। तो म्यूटेशन की म्यूटेशन हो सकता है यदि जीनोटाइप पे कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट आया तो, और यदि ये जर्मिनल सेल्स में ये म्यूटेशन होता है तो इट विल बी कैरीड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इन जनरल ये म्यूटेशन उसी जनरेशन में दिखाई नहीं देता जिस जनरेशन में म्यूटेशन होता है, बल्कि ये नेक्स्ट जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स में ये जीन्स जब एक्सप्रेस होंगे, यदि ट्रांसफर होंगे तो एक्सप्रेस होंगे तो उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होगी। जबकि फेनोटाइप में इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट उसी जनरेशन में आपको दिखाई देता है, सेम जनरेशन में दिखाई देता है। यदि इन्वायरमेंट फेवरेबल है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और यदि इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, वो शॉर्ट हाइटेड हो सकता है, वो अंडर डेवलप्ड हो सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है उसका ट्विंस का। ट्विंस है, एक ही माँ बाप के संतान हो, और यदि जाइगोटिक ट्विंस हैं उस कंडीशन में उनके सारे ही जेनेटिक कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम होंगे। लेकिन यदि इन ट्विंस को दो अलग अलग जगह अपब्रिंगिंग की जाए, पालन पोषण किया जाए, नर्चर किया जाए, देन यू विल फाइंड कि दोनों में काफी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। यदि दोनों पास पास रहेंगे तो दोनों लगभग एकदम एक जैसे होते हैं, नॉर्मल पर्सन उनको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाता। या आप सिंपल अपनी कंडीशन लीजिए कि हम इंडियंस हैं, यदि हम साल 2 साल के लिए किसी
कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में यूरोप में या अमेरिका चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन काफ़ी फेयर हो जाएगी। या हम साउथ अफ्रीका चले जाएं या अपने ही देश में साउदर्न साइड में तमिलनाडु और केरल चले जाएं, यू विल फाइंड कि आपकी स्किन काफ़ी डार्क हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तुरंत दिखाई देते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ फेनोटाइप। वो उसी जनरेशन में दिखाई देगा, बल्कि वो उसी जनरेशन में दिखाई देगा और उसी के साथ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप वो एक्सप्रेस होगा। अब इनहेरिटेंस में क्या अंतर आता है? जीनोटाइप में जो भी जेनेटिक कंपोजिशन होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। यदि कोई म्यूटेशन हुआ है जर्मिनल सेल्स में तो वो भी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फेनोटाइप उस जनरेशन में नॉर्मल सोमेटिक सेल्स में यदि कोई चेंजेस आए हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पहली बात तो नहीं ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट जनरेशन का फेनोटाइप विल डिपेंड ऑन द जीनोटाइप। जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैसा है इस पे नेक्स्ट जनरेशन का फेनोटाइप डिपेंड होगा। तो जर्म सेल्स जो भी प्रीवियस जनरेशन से जीन्स ट्रांसफर करेंगे उस पे नेक्स्ट जनरेशन का फेनोटाइप डिपेंड करेगा। वो जो भी उस जनरेशन में चेंजेस आए हैं फेनोटाइपिकली, यदि कोल्डर क्लाइमेट की वजह से कहीं आप गोरे हो गए हैं या डार्कर हॉट जोन में रहने की वजह से यदि आपकी स्किन डार्क हो गई है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि जो भी जीन्स जीनोटाइपिक कंपोजिशन नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किया जाएगा उसके हिसाब से इसका फेनोटाइप फिर से डेवलप होगा। यदि कोई म्यूटेशन हो गया है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होगा फेनोटाइपिकली, जबकि इस जनरेशन में वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था लेकिन उसके बावजूद फेनोटाइपिकली नेक्स्ट जनरेशन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कई सारे डिफरेंसेस जीनोटाइप और फेनोटाइप में है। जैसा आपको बताया मैंने कि जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मींस उसके जीन कंपोजिशन में उसके जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है। फेनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस में मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस और फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस दोनों ही बातें इंक्लूडेड है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस का मतलब हुआ कि वो प्लांट टाल है कि डार्क है, वो प्लांट ग्रीन है कि येलो है, उसके सीड्स रिंकल्ड हैं या राउंड है। जैसे ह्यूमन बींग्स की कंडीशन में आप देखिए आईज कलर, किसी के आईज ब्लू होती हैं, किसी की आईज जो है ब्लैक होती हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, किसी के घुघराले बाल होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं। तो इस तरीके से न जाने कितने हमारे पास फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए जा सकें। जैसे आपको ब्लड ग्रुप्स का मैंने एग्जांपल दिया, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है बी, ये दिखाई नहीं देता है एक्सटर्नली लेकिन दिस इज ए फेनोटाइपिक कैरेक्टर। रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। यदि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, यदि वो रेसेसिव कैरेक्टर है तो स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने टॉल और डार्क का एग्जांपल लिया। F2 जनरेशन में दोनों के रेशियो में अंतर होता है। जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का 1:2:1 आएगा, जबकि फेनोटाइपिक रेशियो इसका 3:1 आता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यदि जीनोटाइप में पड़ता है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, और यदि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फेनोटाइप में आता है तो वो जो फेनोटाइपिक कैरेक्टर जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन आ जाते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे आएंगे कि यदि आप एक अच्छे फैमिली में यदि बाय द वे पैदा हो गए हैं तो आपकी बॉडी बिल्ड अच्छी होगी। वही कोई दूसरा बच्चा है यदि वो गरीब के घर में पैदा हुआ है, उसको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, तो उसकी ग्रोथ स्टंटेड होगी। जैसे आप प्लांट्स का ही ले लीजिए, यदि खेतों में आप अच्छे से फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, टाइम टाइम से पानी देंगे, उनका बेहतर केयर करेंगे तो वो ग्रोथ, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। यदि आपने फर्टिलाइज़र टाइम से नहीं डाला, उसको पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया, उसमें बहुत सारे वीड्स घास फूस उगाए हैं,
तो ऑटोमेटिकली उस प्लांट, उस फसल की ग्रोथ जो है काफ़ी कम होगी। तो ये है इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट फेनोटाइप में। इनहेरिटेंस की जहाँ तक बात है, इनहेरिटेंस में जो भी जर्मिनल सेल्स में जीन्स, जेनेटिक कंपोजिशन जो भी होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जबकि फेनोटाइप नेक्स्ट जनरेशन का इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन से जीन्स ट्रांसफर किए गए हैं, उसका इस जनरेशन के फेनोटाइप से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। ओके, हमारी समझ से अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर किसी दिन लेंगे। थैंक यू।